स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक शायद आपको मेरे यहाँ ब्लैक बोर्ड से क्लियर हो रहा होगा। आज का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स आज हम सब ने एक्सपीरियंस करा है बहुत अच्छे से, बहुत लंबा एक्लिप्स लगा है बहुत टाइम के बाद। इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। मैं इसके दो मेन पर्सपेक्टिव्स बताऊंगी। सबसे पहले तो हमारा रिलीजियस पर्सपेक्टिव, जिसमें ये कहा जाता है कोई राहु कोई केतु जो सूरज को अपने मुंह में डालता है और ये एक्लिप्स फ्रीक्वेंटली लगते हैं हमारे पास। पर हम यहाँ पे बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा टेक्निकल वे से बताऊंगी कि साइंस इसके बारे में हमें क्या प्रेडिक्ट करके बताती है। तो आज मैं जो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर एक्लिप्स होता क्या है। बड़ा सिंपल सा हमें छोटे होते बताते गए हैं सोलर एक्लिप्स ये है वो है। आज मैं आपको प्रॉपर डायग्रामेटिकली बताऊंगी, डायग्राम प्रेजेंटेशन देके कि सोलर एक्लिप्स होता क्या है। नंबर 2, व्हाई एंड हाउ इट क्रिएट्स, ये क्रिएट कैसे होता है हमारे सामने। टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स मुझे तो पता नहीं था, आई होप आपको पता हो और आपको भी नहीं पता। अब मैं इतनी बड़ी हो गई फिर आपको मैं बताऊंगी ज़रूर सोलर एक्लिप्स की कितनी टाइप्स होती है। जब मैं छोटी थी मुझे सिर्फ इतना पता था सोलर एक्लिप्स होता है, बट सोलर एक्लिप्स की टाइप्स होती हैं। मुझे लगा कि दिस मस्ट बी अ शेयरिंग थॉट। उसकी डायग्राम प्रेजेंटेशन करके बताऊंगी कि आपको समझ आना चाहिए देख के कि सोलर एक्लिप्स कितनी शेप्स का बन सकता है, नेचर कैसी थी आज वाले सोलर एक्लिप्स की। अगर उसके टाइप्स हैं तो डेफिनेटली आज वाला भी कोई पर्टिकुलर एक टाइप का होगा, हम वो डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी ये भी तो जनरेट होगी कि नेक्स्ट सोलर एक्लिप्स अब कब लग रहा है हमारे इंडिया में स्पेशली। तो आई विल रिप्रेजेंट हियर और प्रिकॉशंस सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है देखने का कि सोलर एक्लिप्स लगता कैसे है। आज मैं आपको बताऊंगी, देखो जरूर, बट कौन कौन से प्रिकॉशंस लेके इसको ऑब्जर्व करो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे ये आता है। बेसिकली सबसे पहले ना ये कहा जाता था कि अर्थ जो है वो सर्कुलर शेप की है। अगर अर्थ सर्कुलर शेप की है तो बहुत बार ऐसा, पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा कहते थे कि अर्थ सेंटर पे है, सन उसके चारों साइड्स पे रिवॉल्व कर रहा है। बट जॉन कैपलर नाम करके एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा नहीं, अर्थ सर्कुलर नहीं है, अर्थ की शेप और हमारी एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल शेप का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए अर्थ कुछ ऐसी होगी, उसमें से हम ऐसे कहेंगे दो पॉइंट्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होंगे। एक पॉइंट होगा हमारा इक्वेटर और एक एक्सिस को हम बोलेंगे पोल, क्योंकि रेडियस इक्वल नहीं रहेगा, उसकी दो एक्सिस होंगी, एक को हमने इक्वेटर का नाम दिया, एक को हमने पोल का नाम दिया। हम ऐसा मान के चलते हैं अर्थ की दो पोजीशंस होंगी। मान लीजिए सन किसी टाइम दो फोकाइज को अक्कर कर सकता है, सन यहाँ पे भी हो सकता है, सन यहाँ पे भी। मान लीजिए मैं किसी एक फोकाई को कंसीडर करती हूँ, लेट्स सपोज सन इस पोजीशन पे है। इट इज़ वेरी सिंपल, मैं यहाँ से सिर्फ एक पोजीशन सन की कंसीडर करूँगी। आप ध्यान से देखिएगा, जब भी सन, इस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अर्थ के साथ, मान लीजिए जब भी सन अर्थ के पास होगा उस पोजीशन को हम बोलेंगे पेरिहिलियन, और जब भी सन अर्थ से दूर होगा उस पोजीशन को हम बोलेंगे एपिहिलियन। प्लीज मेक इट क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सन जो है वो अर्थ के हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे नहीं रहता। जब सन अर्थ के बिल्कुल पास है उसको हम बोलते हैं पेरिहिलियन पोजीशन, और जब सन और अर्थ में काफ़ी डिस्टेंस आ जाता है, वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, तो उसको बोलते हैं एपिहिलियन। इसी डायग्राम को मैंने थोड़ा सा इलैबोरेट करके ड्रॉ करा है, आई होप आप अच्छे से देख पाएंगे। सबसे पहले जब मैं छोटी थी, आप भी छोटे होंगे, आपने सिर्फ एक बात सुनी होगी कि सोलर एक्लिप्स लगता कैसे है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन, इसको याद रखने का सिंपल वे है SME रूल। S फॉर सन, M फॉर मून, E फॉर अर्थ। जब भी सन और अर्थ के बीच में मून आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द सोलर एक्लिप्स इन वेरी जेन्युइन टर्म्स। बट अगर मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करके यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे अर्थ है, हमने दो पोजीशंस अर्थ की कंसीडर करी, वो सन के चारों साइड्स पे घूमेगा, तो इसीलिए हमने उसको नाम दे दिया, ये अर्थ का ऑर्बिट हो गया जो सन की चारों साइड्स पे घूम रहा है। आपको डायग्राम से मेरा डिस्टेंस क्लियर हो रहा है, सन इस पोजीशन से दूर है इसीलिए इस डिस्टेंस को नाम दे दिया एपिहिलियन। सन यहाँ अर्थ के यहाँ पास है इसलिए इस डिस्टेंस को नाम दे दिया पेरिहिलियन। माई फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू। माई सेकेंड पॉइंट इज, हमें ये भी पता है कि सन की चारों साइड्स पे मून रिवॉल्व करता है, इसीलिए मैंने नाम दे दिया कि जो चारों साइड पे ये सर्कल है दैट इज मून ऑर्बिट। मून यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। सिमिलरली जैसे अर्थ और सन के डिस्टेंस को हमने एपिहिलियन और पेरिहिलियन का नाम दिया, सिमिलरली मून और अर्थ के डिस्टेंस को हम नाम देते हैं अपोजी एंड पेरिजी। जब अर्थ और मून पास है तो उस डिस्टेंस को हमने बोलना है पेरिजी, और जब अर्थ और मून डिस्टेंस
पे है उसको हम बोलते हैं अपोजी। आई होप आई एम क्लियर, वेरी क्लोज टू यू। P पॉइंट मतलब क्लोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन शॉर्ट मैं आपको एक लूप होल की तरह से बता रही हूँ। और A पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। आप इतना ही याद कर लीजिए। मैं याद करने का तरीका जनरली स्टूडेंट्स को बताती हूँ, A एंड A इज कॉमन इन दीज टू। सो जब भी आप डिस्टेंस लिखो आपको A से पता लग जाना चाहिए दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द एपीहीलियन डिस्टेंस एंड अनदर वुड बी द पेरीहीलियन डिस्टेंस। सिमिलरली पेरीहीलियन, पेरिजी, एपोजी, एपीहीलियन। सो रिलेट करना इट्स अ वेरी इजी फॉर यू। अब होता क्या है, एक चीज याद रखना, सन का डायमीटर 400 टाइम्स ज्यादा है मून के डायमीटर से। मतलब मुझे सोच के लगा, मान लीजिए मैं एक रैंडमली आपको एजम्पशन देती हूँ, मान लीजिए अगर मून का डायमीटर 2 मीटर हुआ, इसका मतलब सन का डायमीटर कितना हो गया 4 टाइम्स, इट मीन्स दैट वुड बी 800 मीटर। आई गेस यू मेक द डिफरेंस, 2 मीटर और 800 मीटर में कितना डिफरेंस होगा। सो सन इतना बड़ा है, इवन सन हमसे 4000 किलोमीटर दूर भी है एज कम्पेयर टू मून। सो इसका डिस्टेंस भी कितना ज्यादा होगा। होता क्या है, जब भी सन पेरीहीलियन पोजीशन पे आता है, दैट इज जनरली अकर इन द जनवरी मंथ में वो पेरीहीलियन के पास होता है अगर हम अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंगली देखें। और जनरली सन एपीहीलियन पोजीशंस पे कब आता है, इन्हीं डेज में, जून और जुलाई के मंथ्स में। सो जब वो पेरीहीलियन में होता है तो सन 3% बड़ा नजर आता है, जो जनरली हम नोटिस नहीं कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास बहुत अच्छे टेलीस्कोप्स हो तो मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व भी कर सकती हूँ कि जब सन पेरीहीलियन के पास आता है इन द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी, सन का साइज बड़ा हो जाता है। कितने परसेंट, 3%। सिमिलरली सन एपीहीलियन एरियाज के मतलब एपीहीलियन डिस्टेंस कब कवर करता है, इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। सो रिसेंटली हमारे पास इसका मतलब सन और अर्थ का गैप बढ़ा हुआ है, वो एपीहीलियन पोजीशन पे है। इसीलिए जो ये डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण आज हमारे मून ने सन को प्रॉपर्ली कवर नहीं करा था, इसीलिए हमारे पास आज टोटल एक्लिप्स नहीं बना था। मैं आपको बताऊंगी फर्दर जाके कि इसकी भी प्रॉपर कैटेगरीज होती हैं जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पर आपको ये पता होना चाहिए कि इट ऑल डिपेंड्स कि कौन से महीने में एक्लिप्स लग रहा है। अगर तो वो स्टार्टिंग मंथ्स में लग रहा है तो इसका मतलब कंप्लीट कवर करेगा मून उसे और हमारे पास टोटल एक्लिप्स होगा। पता है आपको एक चीज जनरल बताऊं, कभी अगर टोटल एक्लिप्स लगे ना तो टोटल अंधेरा हो जाए। अगर कोई चीज आके सन को प्रॉपर्ली कवर कर रही है तो आप खुद सोचो ना, पीछे से लाइट आ रही है, कोई उसके सामने प्रॉपर्ली खड़ा हो जाए तो लाइट का सोर्स खत्म हो जाए तो अंधेरा ही होगा। इसीलिए आज उसने प्रॉपर्ली अंधेरा नहीं करा। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि सन और अर्थ का गैप बहुत ज्यादा था। सिमिलरली हम ऐसे ही कहेंगे मून भी आज कौन सी पोजीशन पे था, एपोजी पोजीशन पे। पर जब वो पेरिजी पोजीशन पे होता है वो 14% बड़ा होता है, पर आज वो अर्थ से भी दूर था। इसका मतलब सन और अर्थ का भी गैप बहुत ज्यादा था आज। अर्थ और मून का गैप भी आज बहुत ज्यादा था, इसलिए हर चीज को ओवरशैडो नहीं कर पाई और हमारे पास टोटल एक्लिप्स क्रिएट नहीं हुआ। बट एक चीज याद रखनी है, जब भी कभी भी हमारे पास सोलर एक्लिप्स क्रिएट होता है वो ऑलवेज न्यू मून पे होता है, जिसको हम हिंदू मैथोलॉजी में बोल देते हैं अमावस्या के दिन क्रिएट होता है। क्योंकि अमावस्या से एक न्यू मून क्रिएट होता है। सो हमेशा सोलर एक्लिप्स के क्रिएट होने का मेन रीजन क्या है, जब हमारे पास न्यू मून क्रिएट हो। जनरली सोलर एक्लिप्स, अब हमने ये तो पढ़ लिया पोजीशंस कैसे होती है, सन कहाँ पे आता है, मून कहाँ पे आता है, अर्थ कहाँ पे आता है, एपीहीलियन, पेरीहीलियन। जो पेरीहीलियन है वो जनवरी मंथ में जनरली होता है, एपीहीलियन जो है वो जुलाई के मंथ में, जून के मंथ में आता है। एपीहीलियन डिस्टेंस ज़्यादा को रिप्रेजेंट करता है और पेरीहीलियन कम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जब कम डिस्टेंस होगा, मैं बोल रही थी एक वर्ड, वहाँ पे टोटल एक्लिप्स क्रिएट होगा। पर आज मैंने कहा है कि हमारे पास जून और जुलाई का मंथ था, इट मीन्स वो एपीहीलियन पोजीशन पे था, तो उसने क्या हमारे पास टोटल एक्लिप्स मतलब टोटली उसको कवर नहीं कर पाया, उसने छोटे वाला ये वाला मैटर लिया, दैट इज एनुअल एक्लिप्स था। अब मैं आपको बताऊंगी चारों में बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे पहले होता है टोटल एक्लिप्स। सन कंप्लीटली ब्लॉक्ड बाय मून, मतलब सन को कंप्लीटली मून जो है वो ब्लॉक कर लेता है। पता है मैं इसको बड़ा सिंपल सा करके बताती हूँ आपको। मेरे पास दो बैंगल्स हैं, दोनों बैंगल्स का साइज सेम है। मान लीजिए वो एक बैंगल सन है, दूसरी बैंगल मून है। मैं इसको इस हिसाब से बताऊं, अगर मैंने एक के ऊपर दूसरी रखी तो मेरे पास पिछली नजर आनी बंद हो जाएगी, सिर्फ फ्रंट वाली नजर आई। मान लीजिए ये मून है, मान लीजिए ये सन है, मून आके सन के बिल्कुल ओवरकम कर
गया, ओवरलैप कर गया, तो मुझे सिर्फ फ्रंट वाली साइड नजर आएगी, पिछले वाली साइड नजर आनी बंद हो गई। इसका मतलब वो दोनों के दोनों रिंग्स, सन एज वेल एज मून, दोनों रिंग्स ओवरलैप कर जाती हैं और ये एक ऐसा मून है जिसमें टोटली डार्कनेस आ जाती है। मतलब जब आपके दिन के टाइम पे आपको रात जैसी फीलिंग आएगी, दिस इज कॉल्ड द टोटल एक्लिप्स। और ये अब 14 दिसंबर को लगेगा, मतलब आज वाला ये वाला नहीं था, 14 दिसंबर को सोलर एक्लिप्स जो नेक्स्ट लगेगा दैट विल बी ऑफ टोटल एक्लिप्स। टोटल एक्लिप्स का मतलब आगे बात मैंने आपको अभी बताया था, जनवरी और दिसंबर पास पास मंथ्स होते हैं बिल्कुल। इसका मतलब जो सन होगा वो पेरिहेलियन पोजीशन पे होगा, मतलब सन और अर्थ बिल्कुल पास पास होंगे, इसलिए डिस्टेंस कम हो गया, सन का साइज 3% बढ़ जाएगा, उधर से मून का 14% बढ़ जाएगा क्योंकि वो भी पेरिजी पोजीशन पे आ जाएगा और सब कुछ पास होने की वजह से वे एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ओवरलैप, और पास होने की वजह से ओवरलैपिंग के कारण वो कंप्लीटली कवर कर लेंगे और फाइनली हमारे पास टोटल डार्कनेस क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट इज द पार्शियल एक्लिप्स। पार्शियल का मतलब क्या होगा, मान लीजिए एक मैंने बैंगल ली, उसका हाफ कवर कर दिया लाइक दिस, मेरे पास पीछे से मून ऐसे, सन ऐसे पड़ा है, मून आया पर मून पूरा कवर नहीं कर पाया, आधा कवर कर पाया। नाम ही क्लियर है, पार्शियल का मतलब होता है कुछ हिस्सा कवर हो गया, पर आपको मेरे बाकी हैंड का रेस्ट पोर्शन तो नजर आ ही रहा है। सो दिस इज पार्शियल, मतलब D एंड L स्टैंड्स फॉर डार्क एरिया एंड लाइट, जिसमें लाइट नजर आएगी मेरे को। ऊपर वाला तो कवर हो गया, जितना हाथ मैंने कवर करा ये डार्क एरिया है, पर जो ये मेरी पाम नजर आ रही है ये क्या होगी, रोशनी, इस हिस्से में से रोशनी नजर आएगी। सो हमें इतना पार्ट हमें सन का नजर आता रहेगा। ऑब्वियसली अंधेरा होने का कोई स्कोप नहीं है, लाइट नजर आ रही है। टुडे जो हमारे पास एक्लिप्स लगा था, दिस इज द एनुलर एक्लिप्स, रिंग की तरह फॉर्म करता है। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूं इसकी आपको, मान लीजिए एक बड़ी बैंगल ली, एक छोटी बैंगल ली। बड़ी बैंगल मान लीजिए सन थी, छोटी बैंगल मून थी, उन दोनों को मैंने फिक्स करा, चलो ठीक है, उसने बड़ी बैंगल का कुछ एरिया तो कवर कर लिया, बट साइड से रोशनी बाहर आएगी, जो साइड से रोशनी बाहर आ रही थी वो आज हमारा मून था, इसीलिए पूरा फुल डार्कनेस नहीं हुई, अंधेरा नहीं हो पाया, हमें फिर भी लाइट नजर आ रही थी क्योंकि दैट एग्जिस्ट इन द एनुलर रीजन, क्योंकि आज जो हमारा सन और अर्थ की पोजीशन थी वो एपीहीलियन के अकॉर्डिंग थी। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। सो इसीलिए आज के मून के लिए एक वर्ड बार बार टीवी वाले भी यूज कर रहे थे, नेट वाले भी यूज करते थे, रिंग ऑफ फायर। इसलिए ऐसे लग रहा था जैसे एक रिंग बनी हुई है, सेंटर वाला पोर्शन उसका डार्क है बट उसकी सराउंडिंग्स कैसे है, जैसे उसमें से आग निकल रही है, इसीलिए उसको नाम दिया था रिंग ऑफ फायर। लास्ट वन हमारे पास है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होगा, हाइब्रिड में जनरली हम कहते हैं दिस इज द रेयरेस्ट एक्लिप्स। रेयरेस्ट एक्लिप्स इसको क्यों बोला गया, बहुत जल्दी नहीं बनता ये वाला। इन दिस एनुलर, मतलब इसमें क्या होता है, ये वाला एक्लिप्स इसमें कन्वर्ट कर जाता है या फिर ये वाला एक्लिप्स इसमें टर्न कर जाता है। सो हम ये वाले जनरली कैटेगरी को कहते हैं कि जब मतलब पार्शियल वाला कुछ हिस्सा जिसमें हमें लाइट नजर आ रही है वो किस में कन्वर्ट कर जाएगी, ओवरलैपिंग में। और ऐसा भी हो सकता है कि ओवरलैपिंग किस में कन्वर्ट कर जाए, रिंग ऑफ फायर में। और ये हमें कब नजर आएगा, 2023 अप्रैल के मंथ में। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोलर एक्लिप्स। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, इसके साथ नेक्स्ट मैंने थोड़ा सा पिक्टोरिकली बना के दिखाया होता कैसे थीम में। पहले मैंने आपको बताया कि बेसिकली थ्योरेटिकल सारा काम, अब मैं आपको डायग्रामेटिकली, मान लीजिए यहाँ सन है, मान लीजिए मून है और ये अर्थ है। ये तो हम शुरू से कह रहे हैं, मैंने आपको एक लॉ बता के चल रही हूँ, SMND, सन, मून और फिर अर्थ, तो हमारे पास क्रिएट हो जाएगा सोलर एक्लिप्स। सन है, मून है, बेसिकली सारे का सारा रोल ना मून और अर्थ डिसाइड करती है कि कौन सा हमारे पास एक्लिप्स रेडी होगा। इज इट अब ये चीज ध्यान रखना, क्या होता है समटाइम्स मून के एग्जैक्ट फोकस लाइट पड़ती है अर्थ के ऊपर, और ऑब्वियसली बात है लाइट की नेचर क्या है, स्कैटर होने की, और कुछ लाइट उसकी स्कैटर भी होगी। मेरे अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके आराम से देख पाए तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो मून का डायरेक्ट फोकस लाइट है उस चीज को मैंने नाम दिया अम्बरा, जो उसकी स्कैटर्ड लाइट है उसको मैंने नाम दिया पेनुब्रा। आई होप आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। एक मैंने नाम दिया अम्बरा, सेकंड इस नाम मैंने दिया पेनुब्रा। जब अम्बरा में लाइट फॉल करती है तो उसमें हम कहते हैं ये टोटल एक्लिप्स क्रिएट कर रहा है, मतलब फुल शेडो आ रही है उसकी। फुल शेडो मतलब वो इतना मून पास है अर्थ के और सन के कि वो सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। सेकंड हमने पढ़ा पेनोरामा, पार्शियल शेडो। पार्शियल शेडो मैंने आपको ये वाली एग्जांपल देके बताया था ना कि मान लीजिए ये सन है, मून आके उसको इस टर्म से कवर कर रहा है। सो हमने कह दिया जब वो स्कैटर्ड पार्ट में आएगा तो पेनोरामा पार्शियल शेडो बनेगी,
बड़ी बैंगल है, छोटी बैंगल का हिस्सा कवर तो करा पर सराउंडिंग से नजर आ रहा था। तो वो आर्च जो हमारा बना था वो यहाँ पे जब लाइट आके पीछे आके फॉल करती है, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जब वो पूरी लाइट इसको कवर नहीं कर पा रही तो इसकी लाइट अर्थ को कवर करके इसके पीछे भी आएगी, और जब यहाँ पे लाइट आ जाती है तो हमारे पास कौन सा एक्लिप्स क्रिएट हो जाता है, एनुलर एक्लिप्स। और हाइब्रिड तो हमने पढ़ा ही है, दैट इज जस्ट अ कन्वर्जन ऑफ टोटल टू द एनुलर। जब टोटल एक्लिप्स एनुलर में कन्वर्ट करता है तो वो हाइब्रिड होगा, इसलिए मैं उसको इस हिसाब से रिप्रेजेंट करके आपको नहीं बता सकती थी। सो आई होप मैंने जितने की पॉइंट्स बोले मैंने सारे कवर करे हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लूनर एक्लिप्स की भी बताऊंगी, फिर आपको मैं डिफरेंस भी बताऊंगी सोलर और लूनर में मेन डिफरेंस हम कहाँ पे स्टडी करते हैं। इतना पढ़ने के बाद बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है हमें कि हमने तो सोलर एक्लिप्स देखना है, वो कैसा लगता है, कैसा होता है। तो जब भी आपने देखना हो, हमें कभी भी अपने घर से नहीं देखना चाहिए। एक्लिप्स देखने का मजा पता कहाँ आता है, जहाँ इसकी प्रॉपर शेडो पड़ रही हो। ऐसे बहुत से पॉइंट्स है जहाँ से हमें क्लियर और बड़ी अच्छी शेडो वाले नजर आते हैं। आज हमने तो नहीं देख पाए, कराची से सबसे बेस्ट सन की सोलर एक्लिप्स नजर आ रहा था। कराची की बहुत सारी वीडियोस अपलोड हुई थी कि वहाँ से हमें जितना क्लियर व्यू नजर आया सोलर एक्लिप्स का, और कहीं से नहीं आया। सेकेंडली, जब भी इसे देखना है आपने नॉर्मल ग्लासेस लगा के कभी नहीं देखना चाहिए। आप चाहे टेलीस्कोप से देख रहे हैं चाहे अपने वाले ग्लासेस, उसमें हमेशा फिल्टर्स लगाइए। एक्लिप्स फिल्टर्स आते हैं, वो फिल्टर्स जब आप यूज करके देखोगे तो इट विल नॉट क्रिएट एनी ट्रबल टू योर आई। अदरवाइज सोलर एक्लिप्स कभी भी नेक्ड आई से नहीं देखना चाहिए। सोलर छोड़िए, सोलर लूनर कोई भी एक्लिप्स हो, हमें कभी भी नेक्ड आई से नहीं देखना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी अनहेल्दी। जितनी रेज उस टाइम नेगेटिव निकलती है वहां से ड्यूरिंग एक्लिप्स, उतनी नेगेटिव रेज कभी भी नहीं निकलती। इसीलिए दैट कंसीडर एज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम जब एक्लिप्स अपनी पोजीशन पे होता है, पीक पे जाता है। सो आई होप दिस इज ऑल अबाउट सोलर एक्लिप्स। आपको बहुत अच्छा कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, इसको देखिए, इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब